गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम अभी तक के टॉपिक में? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर की बात तभी हो रही है ना जब अमाउंट किसी, हाँ जी ऑब्वियसली, बिल्कुल हाँ सही बोल रहे हैं आप। आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, वाई सो? कोई और क्लास भी चल रही है क्या? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज टू बी मेड टू। ये हमारा हो चुका था। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कहाँ करना है? इट इज टू बी मेड व्हेन एंड वेयर। हम इन दो क्वेश्चंस का आंसर और देखेंगे कि कब करना है। इट इज टू बी मेड व्हेन, कब करना है, एंड वेयर। तो वही बात है कि अगर टाइम और प्लेस के बारे में बात करेंगे, इट टॉक्स अबाउट टाइम एंड वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस। कि ड्रॉई मान इन लोगों को प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस देना है। हम लोग एक्सेप्ट करवाने के लिए ड्रॉई के पास जाएंगे, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा के पास जाएंगे, अगर इन नीड है तो इन नीड के पास जाएंगे, ऑनर वाला है तो ऑनर के पास जाएंगे, उसका कोई ऑथराइज एजेंट है तो उसके पास जाएंगे, इन केस ऑफ डेथ तो उसके एलआर के पास जाएंगे, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी तो उसके ऑफिशियल असाइनी के पास जाएंगे फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। अब बात यह है कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो बात ये है प्रेजेंटमेंट इज टू बी मेड व्हेन एंड वेयर। तो प्लेस की बात करें, अगर स्पेसिफाइड है उस बिल में, प्लेस इज स्पेसिफाइड, तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। एंड इफ एट ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट ही कैन नॉट बी आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड देयर ऑन द बिल इज डिसऑनर्ड। मतलब अगर उसने प्लेस बता दी थी कि मैं इस प्लेस पर आप मुझे बिल एक्सेप्ट करवाने आना, एंड ही इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, उस प्लेस पे वो है नहीं, तो बिल आप डिसऑनर मान लेते हो। प्लेस के रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंटमेंट के लिए अब आप जब जा रहे हो इन लोगों के पास, तो अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड है तो उसी प्लेस पे जाओ, और अगर वो वहां नहीं है तो उसको डिसऑनर मान लो। अगर कोई प्लेस ही स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर आप प्रेजेंटमेंट के लिए कहाँ जाओगे? ड्रॉई को कहाँ ढूंढोगे? सच प्रेजेंटमेंट मे बी मेड टू हिम इन पर्सन वेयर एवर ही कैन बी फाउंड। जहां कहीं भी वो मिल सकता है, एट हिज रेजिडेंस, एट हिज ऑफिस, कहीं पर भी। एंड अगर उसके बाद भी रीजनेबल सर्च के बाद भी आपको नहीं मिलता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है। अब बता देते हैं प्रेजेंटमेंट टाइम के लिए बात कर लेते हैं। अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो उस टाइम से पहले पहले आप चले जाओ। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर चले जाओ, है ना। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। देखो सीधी सी बात है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला बिल एक्सेप्ट कर भी लिया, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी तो होता है। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस, दोनों होते हैं भाई। मैंने तुझे गुड्स बेचे हैं, तू मुझे पेमेंट करेगा, तो भाई आप ड्रॉई तो हुई ना। अगर आप बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्टिल यू आर डिसऑनरिंग द बिल, करना ही पड़ेगा आपको। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी तो होता है।
अब आते हैं इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए होल्डर, मतलब आप देखो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, ये बोला जाता है कि आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला बिल एक्सेप्ट करने के लिए होल्डर को बाउंड नहीं कर सकते हो। होल्डर जरूरी नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर कर लिया तो इस होल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि सारी प्रायर पार्टी से अपनी एक्सेप्टेंस दिलवाए। मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉर, A is the drawer, B is the drawee, C is the payee। C ने D को दे दिया, D ने E को दे दिया। अब E ने जब एंडोर्स कर रहा था तो कुछ कंडीशंस डाल दी, D ने कुछ कंडीशंस डाल दी जब E को ये एंडोर्स कर रहा था। E ने वो एक्सेप्ट भी कर ली, एक्सेप्टेंस दी है क्वालिफाइड, लेकिन मेक श्योर E को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब इस बिल का पेमेंट अगर डिसऑनर हो जाता है तो आप प्रायर पार्टीज को लायबल नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये अभी डली है ना, पहले थोड़ी थी, नहीं थी ना, तो आप इन पार्टीज को कैसे लायबल ठहरा दोगे। तो if however he accepts a conditionally accepted bill, he must be careful to secure the assent of, या तो आप सारी प्रायर पार्टीज की सहमति ले लो इस पे if possible, because they are discharged unless they given their consent। और अगर इन्होंने कंसेंट नहीं दी तो ये पार्टीज तो डिस्चार्ज है, आप इनसे पैसा रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने लिया है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसलिए बोला जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपने प्रायर पार्टीज से उनके असेंट ले लियो, और नहीं लिए तो फिर द पार्टीज विल गेट डिस्चार्ज। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? आगे चले। लॉ इतनी बड़ी है, मैं आपको बताऊं, बच्चे तो हार ही मान चुके हैं सीरियसली। लॉ का कोर्स इतना बड़ा है, कंपनीज एक्ट ही इतना बड़ा था अपने आप में, एक से लेकर के आपको करवाए जा रहे हैं 122 सेक्शन, उसके बाद भी डायरेक्टर्स, बहुत बड़ा कोर्स है लॉ का, और इसको तरीके से नहीं करोगे ना, मतलब आई नो इट इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बट कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका, नहीं तो 40 के भी वांदे हो जाएंगे, 40 भी नहीं आ पाएंगे। ये जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं ना, ये इतना, मतलब क्या कर रहे हैं, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी आपको, आप कुछ भी कर लो। हैंड टू हैंड आप करते हो तो फिर भी देखिए, केसेस वेयर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं आपको कहाँ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नीडेड नहीं है, मतलब बिल एक्सेप्ट करवाने के लिए प्रेजेंट करना बिल को कहाँ जरूरी नहीं है। एक्सक्यूज्ड मतलब लॉ ने ही आपको एक्सक्यूज दे रखा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। कब? द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर अ रीजनेबल सर्च। आप ढूंढ रहे हो ड्रॉई को, वो मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे जाओगे, किसके पास जाओगे? या ड्रॉई इज डेड और इंसॉल्वेंट, गए उससे, उसके पास देखा, वो तो उसकी तो डेथ हो चुकी है या इंसॉल्वेंट हो चुका है वो, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन और वन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब देखो क्या हुआ, ए बी और सी, सी होल्डर था, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ये बी है ना, माइनर था, माइनर, ई से पैसा मांगने गया, देखा यार ये तो माइनर है, ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यार कैसे आप एक्सेप्ट करवाओगे इस बिल को, है ना। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, देखा माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, वापस लौट के आ जाओ, पेमेंट नहीं मिलेगा आपको इसका। और तरीके हैं, फिर आप प्रायर पार्टी इसको बोलो, बट ये तो नहीं देगा,
है ना। तो ऐसे केस में आप इनसे एक्सेप्टेंस के लिए जाना भी मत, जहां पर वो माइनर है, जहां पर ड्रॉई मिल नहीं रहा, जहां पर डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट है, या वेदर एक्सेप्टेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड, इसने खुद ने मना कर दिया। तो ये सारे केसेस हैं वेयर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। लॉ बोलता है यहाँ एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे केसेस वेयर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। When the bill is payable at a given time after acceptance, क्या बोल रहे हैं देखो, इसका मतलब सिंपल सा है, आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट को 2 बार जाना पड़ता है, एक बार तो बिल बन गया है, उसके बाद प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस करवानी पड़ती है। मतलब एक तो बिल तैयार है, उस बिल में लिखा हुआ है कि इट विल बी पेड 30 days आफ्टर साइट, मतलब एक बार तो आप प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कराने जाओगे, फिर वो उसमें मतलब साइट साइट के लिए लेकर जाओगे, दैट इज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब साइट के बाद वो 30 दिन में पेमेंट कर देगा। तो द बिल इज पेएबल एट अ गिवन टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस और आफ्टर साइट। या फिर वेयर द बिल एक्सप्रेसली स्टिपुलेट्स दैट इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। या फिर बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पेमेंट की डेट से पहले एक बार एक्सेप्ट करवाने आओगे ही आओगे। आपको ये लग नहीं रहा है आफ्टर साइट ही है? भाई साफ साफ लिखा हुआ है, बिल में ही लिखा हुआ है, तो वर्ड्स कुछ और आ गए। वर्ड्स में आफ्टर साइट नहीं लिखा, वर्ड्स में क्या लिखा, द बिल एक्सप्रेसली स्टिपुलेट्स दैट इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट से पहले आप एक्सेप्टेंस करवाने आओगे। द बिल इज मेड पेएबल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और बिजनेस ऑफ द ड्रॉई। या फिर बिल का पेमेंट एक ऐसी प्लेस पे होना है जो रेजिडेंस भी नहीं है और वो बिजनेस प्लेस भी नहीं है, तो वहां पर एक बार और आपको बिल को एक्सेप्ट करवाने जाना ही पड़ेगा। अगर बिल का पेमेंट किसी और प्लेस पर हो रहा है रेजिडेंस और बिजनेस के अलावा, तो आपको एक बार एक्सेप्ट करवाने के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा बिल को, या बिल इज पेएबल आफ्टर साइट। 4 केसेस। पहला पहला आप आफ्टर साइट मत डालना, पहले की लैंग्वेज आप पहले जैसी डालना। उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द बिल इज पेएबल एट अ गिवन टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद पे करेंगे एक सर्टेन टाइम, आफ्टर एक्सेप्टेंस एक सर्टेन टाइम के बाद पेमेंट होगा। मतलब आप पहले एक बार प्रेजेंट करोगे मेरे पास एक्सेप्टेंस के लिए, फिर मैं उसमें टाइम दूंगा कि 2 दिन बाद आना। या फिर बिल में ही लिखा हुआ था where the bill is expressly stipulates that it, उसमें लिखा हुआ है कि आपको आना ही पड़ेगा एक्सेप्टेंस के लिए एक बार और, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। या फिर बिल में ये लिखा हुआ है कि इट विल बी पेड एट सम अदर प्लेस, तो आपको जाना पड़ेगा। या फिर बिल इज पेएबल आफ्टर साइट। तो इन सारे केसेस में प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज कंपलसरी, जाना ही पड़ेगा। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड कब कब, व्हेन, कब आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब ड्रॉई नहीं मिल रहा, आफ्टर अ रीजनेबल सर्च, ड्रॉई इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ड्रॉई इंसॉल्वेंट है या फिर अनसाउंड माइंड का है या फिर फिक्टिशियस पर्सन है, ऐसे केसेस में एक्सक्यूज्ड है, इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, कोई जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस की, कहां जाएंगे, है ही नहीं ड्रॉई। और ये कंपलसरी केसेस है जहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। दिस वॉज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। आप देखो एक टॉपिक कितना बड़ा था। यहाँ से चलो, पहले आपको एक्सेप्टेंस समझाया, फिर आपको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस समझाया, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस समझाया। ये देखो, एक्सेप्टेंस समझाया मतलब क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस जब फेस पे लिख देते हो ऑथराइज्ड एजेंट साइन कर दे, या फिर ड्रॉई खुद साइन कर दे और डिलीवर कर दे उसको होल्डर को। एक्सेप्टर कौन होता है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए।
मैम सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, तब भी ड्रॉर पहले बिल का एक्सेप्टेंस, बेटा ड्रॉर नहीं ड्रॉ ही बोलो, ड्रॉ ही होता है एक्सेप्टर ऑफ द बिल। तब भी हो सकता है। अरे क्या बात कर रहा है राघव। इसलिए तेरे को इतने कंफ्यूजन है। देख, ए है हमारा ड्रॉर जिसने गुड्स बेचे थे बी को, बी इसको पेमेंट करेगा, बी कर नहीं रहा पेमेंट, ए ने बिल बनाया, आई ऑर्डर बी टू मेक पेमेंट of rupees 1 lakh after 15 days। ये बिल बना के बी के पास लेके गया है। बी इज द पर्सन जो एक्सेप्ट करेगा इस बिल को। अब बी ने एक्सेप्टेंस दी तो है लेकिन क्वालिफाइड दे दी, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड दे दी। अब ए, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस जो क्वालिफाइड दी, ए बीइंग द होल्डर, ये पेई है, ये बंदा हमारा पेई है, इसी को मिलना था वापस से। तो बीइंग द होल्डर ऑफ द बिल, ये इसकी, ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द क्वालिफाइड एक्सेप्टेड बिल। इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस बात की कि ये बाउंड नहीं है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाले बिल को एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर मान लो इसने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब भी ये पास करेगा बिल को तो बाकी पार्टीज से भी इसकी कंसेंट ले लेना। ऑब्वियसली आगे पास करेगा तो पार्टीज को पता ही है बिल में लिखा हुआ है ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर मान लो ओरिजिनली कोई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं थी, ए बीइंग द होल्डर, इसने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और सी ने जब डी को दिया तब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस डाल दी, है ना, कि आप मुझसे पेमेंट मांगने आओगे लेकिन मैं नहीं करूंगा और ये सब। डी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बी से, ए से, इन सब से अपनी कंफर्मेशन ले ले इस बात। अब बात समझ आई थोड़ी? सब बी के पास जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन है तुम्हें इतना, पता है बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक्सेप्टर ड्रॉ ही होता है हमेशा, ड्रॉर नहीं होता। ड्रॉर तो बिल लेकर जाता है ड्रॉई के पास कि बिल एक्सेप्ट कर दो, वो देता है अपनी एक्सेप्टेंस। पेमेंट करने वाला ही अपनी एक्सेप्टेंस देता है, और वो एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड भी होती है और क्वालिफाइड भी होती है। अनक्वालिफाइड एकदम वैलिड है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से होल्डर बाउंड नहीं होता है जब तक वो अपनी असेंट नहीं दे दे। एक्सेप्टेंस वैलिड कब होती है? कुछ एसेंशियल्स देखे थे हमने कि उसके फेस पे लिखा होना चाहिए, साइंड होनी चाहिए, ये सब बातें। सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग, क्या क्या हो सकते हैं क्वालिफिकेशन इनसे रिलेटेड? कोई इवेंट डाल दिया, कोई इवेंट है, कोई टाइम है, कोई प्लेस है, ये सब। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस किस किस को जाती है? ड्रॉई को। देखो ना, आप एक्सेप्ट करवाने जा रहे हो, इनके पास ही तो जा रहे हो, ड्रॉई वाले ही लोग हैं सारे, ये सब पे करेंगे। प्रेजेंटमेंट कब और कहा, ये रहा। प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड, ये रहा। प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी, ये रहे। यहां तक प्रेजेंटमेंट खत्म होता है। अब आते हैं हम टॉपिक नेगोशिएशन पे। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन का मतलब होता है जब when promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute the person holder thereof, the instrument is said to be negotiated। नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर करना, साथ में उस बंदे को होल्डर बनाना, है ना। होल्डर, होल्डर कौन होता है? होल्डर इज द पर्सन हु इज हैविंग पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, साथ में राइट टू रिसीव मनी ऑन द इंस्ट्रूमेंट। सर्वेंट होल्डर नहीं होता है। अगर मैंने एक चेक मेरे सर्वेंट को दिया कि बैंक में जमा करा दे, तो ही इज नॉट द होल्डर। होल्डर इज द पर्सन
जिसके पास दोनों चीजें हो, पोजेशन भी हो साथ में राइट टू रिसीव मनी भी हो। नेगोशिएशन का मतलब है कि ट्रांसफर करना इस तरीके से कि सामने वाले को होल्डर बनाना। एन इंस्ट्रूमेंट मे बी ट्रांसफर्ड बाय नेगोशिएशन और बाय असाइनमेंट। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है और चेक, ये आप ट्रांसफर कर सकते हो नेगोशिएशन से भी और असाइनमेंट से भी। व्हाट इज असाइनमेंट बताएंगे। Negotiation requires two things. There must be a transfer of the instrument from one person to another. The transfer must be made in such a manner so as to constitute the transferee the holder of the instrument. सही बात है। नेगोशिएशन मतलब इस तरीके से ट्रांसफर करना कि सामने वाले को होल्डर बना दो। Handling over a negotiable instrument to a servant for safe custody is not negotiation. There must be a transfer with an intention to pass title. सामने वाले को होल्डर बनाने का टाइटल होना चाहिए। राइट टू रिसीव मनी दे रहे हो तो नेगोशिएशन है, नहीं तो नहीं। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन हो सकता है दो तरीके से, एक तो हैंड डिलीवरी और एक एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर है, मतलब नॉट नेम्ड, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट को तो किसी को भी अगर आप डिलीवरी देते हो तो वही होल्डर बन जाता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट को एक सिंपल डिलीवरी से, मियर डिलीवरी से अगर आप ट्रांसफर करते हो तो यू मेक द होल्डर टू अनदर पार्टी। यही तो है। वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू अ बियरर, इट मे बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी देयरऑफ। It does not require signature of the transferor and the transferee becomes the holder by mere possession. Mere delivery से आप बियरर डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नेम्ड इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो उस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर मुझे नेगोशिएट करना है तो आई हैव टू डू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट मतलब साइनिंग, साइन करके किसी और के फेवर में देना। A negotiable instrument payable to order can be negotiated only by endorsement and delivery. Unless the holder signs his endorsement on the instrument and delivers it, the transferee does not become a holder. ठीक है, ओनली एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ही ये एंडोर्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया क्या? डाउट है तो पूछ लो, एक बार देख लो फिर पूछ लो कोई डाउट है तो। लास्ट पॉइंट, विच वन? दो हैं इसमें। बेटा अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उस पे किसी का नाम लिखा हुआ है, तो आप उसको नेगोशिएट कैसे करोगे? ओनली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, मतलब किसी और पर्सन के फेवर में डालने के लिए आपको साइन करना पड़ेगा कि आई एम ट्रांसफरिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, और फिर उसको डिलीवर करो। होल्ड कीजिएगा एक मिनट।
राघव, तुम्हारे क्वेश्चन से लगता ही था मुझे कि कुछ ना कुछ बेस में गड़बड़ है। मतलब कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस कि हाँ, जो बड़े इजी हैं वो भी तुम पूछ रहे हो। चलो आज क्लियर हो गया, सही टाइम पे क्लियर हो गया, आधा चैप्टर बच रहा है अभी तो। चलिए, तो बेटा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर करते हो बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एक होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, वो मेरे नाम का है, अब मुझे किसी और को देना है, तो मैं उसको, वो बियरर डॉक्यूमेंट नहीं है ना, उसको मुझे किसी और को देने के लिए हम साइन करना पड़ेगा मेरे, और किसी और का नाम लिखना पड़ेगा, और साथ में डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पर ऑर्डर है, किसी का नाम लिखा हुआ है, तो दैट शुड बी एंडोर्स्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ओनली। अब आता है असाइनमेंट। ये हम मंडे को करेंगे बेटा, आज मुझे कुछ काम है, मैं इतनी क्लास दे पाऊंगी, है ना। ये पोर्शन हम मंडे को करेंगे। कितना बच रहा है अभी? ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है भाई। 80 पेजेस का है, कम से कम 81 या 80 कुछ ऐसे करके। लास्ट पॉइंट में तो वो डिलीवर और एंडोर्स दोनों करना है, फिर भी होल्डर नहीं है, मतलब प्राची, लास्ट पॉइंट में तो वो डिलीवर दोनों करना पड़ता है, तभी वो होल्डर बनता है। मतलब एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को दोनों करो आप, एंडोर्स करो और डिलीवर करो। केवल एंडोर्स करके ड्रॉर में रखने से डिलीवर थोड़ी हो जाता है। अगर मैंने, मुझे तुम्हारे नाम पे एंडोर्स करना है, तो मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया और उसको ड्रॉर में रख दिया, इट डजंट मीन कि आप होल्डर हो। आई हैव टू डिलीवर इट टू यू। और बियरर इंस्ट्रूमेंट केवल डिलीवरी से चला जाता है, ये फर्क होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम बेटा बिल्कुल मंडे को, मंडे को डेफिनेटली। आज आई एम इन रश थोड़ा सा, सो आज यही एंड करते हैं हम क्लास को। मंडे को अपन क्लास लेते हैं। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट ऑन मंडे।